नमस्कार। विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान की ओर से ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार के एपिसोड में हमने बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम विप्र वर्ग को संगठित करना चाहते हैं और संगठित करके हमारी अस्मिता का पुनः जागरण करना चाहते हैं। और इस देश की संस्कृति में हमने जो योगदान दिया है या जो योगदान हम दे रहे हैं अभी भी, उसको सबको संकलित करके हमें घर घर तक पहुंचाना है। विप्र वर्ग ब्राह्मण संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न भाग है। ये हमने पिछली बार भी कहा था। आज इतना और कह सकते हैं कि अभिन्न भाग ही नहीं है, बल्कि वही भारतीय संस्कृति है। भारतीयता जिसको कहते हैं, वो सही अर्थ में ब्रह्म संस्कार और ब्रह्म संस्कृति की ही निपज है। मित्रों, आज के समय में हमें इस प्रतिष्ठान की सहायता से और ब्रह्मनाथ चैनल के माध्यम से हम सभी को संगठित होना है। और ये संगठन किसी के विरोध में नहीं है, किसी के सामने नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए, उसका एक हम आत्मविश्लेषण करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे। मित्रों, वेद व्यास से लेकर शंकराचार्य से लेकर स्वामी श्री सहजानंद स्वामी महाराज तक जिन लोगों ने ब्रह्म संस्कृति और ब्रह्म संस्कृति जागरण का महाअभियान चलाया है, उन्हीं के कारण आज हजारों सालों से, लाखों सालों से, बल्कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ ही विप्र वर्ग जो है अपनी संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा अंग बना रहा है। वेदों के समय से लेकर आज तक के समय में ब्राह्मणों ने किस किस युग में क्या क्या पाया और क्या क्या खोया, और वर्तमान स्थिति में हम कहाँ हैं। मुझे मैथिली शरण गुप्त की एक कविता की पंक्ति याद आ जाती है। हम कल क्या थे, हम आज है क्या, हम क्या होंगे अभी, आओ मिलकर सोचें ये समस्याएं सभी। तो ये सोचने का जो मंच है, ये सोचने का जो स्थान है, ये सोचने का जो पनघट है, वो हमारी ब्रह्मनाथ चैनल है। हम आपका स्वागत करेंगे। आप हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इस आत्मीयता से जुड़िए कि हम एक मिशन बन जाए, एक हमारा अभियान बन जाए। और ये अभियान जो बनेगा, उसके द्वारा हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सब क्रांति कर सकते हैं और भारत को भी मजबूत बना सकते हैं। भारत को क्या, विश्व संस्कृति को हम मजबूत बना सकते हैं और ये सपना सिद्ध कर सकते हैं कि भारत जगत गुरु होगा। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस आज के समय में हमें एकजुट हो जाना है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि अग्निपथ के लिए कितने नकारात्मक लोगों ने हमारी सेना को
सेना के बारे में जैसा तैसा बोला, हमारे सेना अध्यक्षों के बारे में कहा, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत बातें कही। लेकिन ब्रह्मनाथ की ओर से हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ब्रह्म युवा है या युवती है, वो अग्निपथ में और अग्निवीर बनने के लिए शामिल हो जाए और राष्ट्र के इस महान कार्य में बहुत बड़ा अपना जो योगदान दे और इस देश का झंडा हमेशा ऊपर रखे। ऐसी ही दूसरी एक बात अभी कल परसों ही हुई, जब G7 की समिट में भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय समुदाय को संबोधन करते हुए कहा कि भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के लिए अधीर बन चुका है। ये बहुत बहुत महत्व के शब्द है। प्रधानमंत्री जी एक ऐसे दृष्टा है जो भारतीय संस्कृति को आगे ले जाना चाहते हैं। हम उसके साथ खड़े हैं और हर विप्र का ये धर्म है, हर ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा सोच होनी चाहिए कि वो राष्ट्र के बारे में हमेशा विचार करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति तभी बचेगी जब राष्ट्र होगा और राष्ट्र के निर्माण में ब्राह्मणों का, विप्रों का सहयोग जो है वो अग्रिम स्थान पर रहे, बस हम यही देखना चाहते हैं। तो आइए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे हैं उसके अनुकूल हम भी आगे बढ़ें और भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक चेतना को सब साथ मिलकर एक विप्र जागरण अभियान में हम तब्दील कर दें। दोस्तों, ब्रह्मनाथ का यही लक्ष्य है और विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान का भी यही लक्ष्य है कि भारत में हर जगह पर ब्रह्म समूह को इकट्ठा किया जाए, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्रवृत्तियों से उसको जोड़ने का काम किया जाए और उसका सामाजिक, आर्थिक और राजकीय और सांस्कृतिक विकास कैसे हो, यही हमारा लक्ष्य है। आइए हम एक साथ मिलकर इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। पिछले एपिसोड को आप में से बहुत से दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, पसंद किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है और हमें बहुत दूर तक जाना है। सारे भारतवर्ष के जो ब्राह्मण वर्ग है, युवा युवतियाँ हैं, सामाजिक कार्यकर है, जो सांस्कृतिक अग्रणी है, प्राध्यापक है, कवि है, लेखक है, हम सभी को प्रार्थना करते हैं कि आइए हम सब साथ मिल जाएं और एक ब्रह्मनाद में के द्वारा और ब्रह्मनाद में मिलकर हम एक ऐसा अभियान चलाएं जिससे ब्राह्मणों का एक नए सिरे से फिर से एक नया युग में प्रवेश हो। दोस्तों, हमें पूरा भरोसा है कि आप सब साथ मिलकर हमारे साथ आएंगे और हम मिलजुल कर ब्रह्म संस्कृति के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आज तो इतना ही है, लेकिन इस एपिसोड के बारे में आपके जो मंतव्य है, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको सप्रेम निमंत्रण है। दोस्तों, ब्रह्मनाद में हम अलग अलग सोच और अलग अलग विषयों के बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ ऐसे तज्ञ जुड़ने जा रहे हैं जो इस चैनल को और भी महत्व देंगे। आज हम एक श्रेणी में आपके पास ला रहे हैं हमारे इस शो में कलम की बात। कलम की बात एक ऐसी श्रेणी बनेगी जिसमें जितने ब्रह्म जो हैं
विप्र वर्ग के सृजनात्मक जो साहित्यकार है, कवि है, विचारक है, ऐसे जो महान लोग हो गए हैं या हमारे आसपास आज भी हैं, उनके बारे में आपसे हम बातें करेंगे, उनकी फिर से पहचान कराएंगे और उनका सम्मान भी करेंगे आगे जाकर। ये हमारी श्रेणी जो संभाल रही है डॉक्टर मीनाक्षी जोशी। ये मूर्धन्य साहित्यकार है, बहुत सारे साहित्यिक सम्मानों से विभूषित है और हिंदी में डॉक्टरेट किया है, हिंदी साहित्य में वर्षों तक अध्यापिका का काम किया है और वो इस आंदोलन में हमारे साथ है। तो आज हम उससे जुड़ना चाहेंगे और आपको ले चलते हैं पहले कलम की बात में। कलम की बात करेगी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी। तो आइए सुनिए जरा मीनाक्षी जोशी के विचार क्या कहते हैं। ब्रह्मनाथ के सभी मित्रों को, दर्शकों को, भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। एक जन जागरण का अभियान इस पटल के माध्यम से आरंभ हुआ है और कलम की बात की इस श्रृंखला में आज मैं जिस रचनाकार की बात करने जा रही हूँ उनकी ही 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। कविता का शीर्षक है सांप। सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, तुम्हें नगर में बसना भी नहीं आया। तुम सभ्य तो नहीं हुए, तुम्हें नगर में बसना भी नहीं आया। एक बात पूछूं, जवाब दोगे? एक बात पूछूं, जवाब दोगे? तब कैसे सीखा डसना और ये विष कहाँ से पाया? मित्रों, महानगरीय जीवन में फैलती विषमताओं पर यह व्यंग्यात्मक रचना लिखी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने और इनका उपनाम है अज्ञेय। अभी ये अज्ञेय नाम कैसे पड़ा, इस पर भी एक रोचक घटना है इसके पीछे। जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी जी तो एक तरफ शांति मार्ग अपनाकर आंदोलन कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ स्वतंत्रता सेनानी क्रांति की राह पर चलना चाहते थे। अज्ञेय जी बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन सबसे बहुत प्रभावित थे और वो भी देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अंततः उन्होंने भी क्रांति का ही मार्ग अपनाया। जब अमृतसर कांड हुआ तो अज्ञेय जी को जेल में 4 साल तक रहना पड़ा और इन 4 वर्षों में उन्होंने जेल में रहकर बहुत सारी रचनाएं लिखी। जब भी उनको अवसर मिलता था तब ये रचनाएं बाहर भेज देते थे, लेकिन जेल से लिखी रचनाओं में नाम नहीं लिख सकते थे वो। तो जब ये रचनाएं बाहर पहुंचती थी तब कोई नहीं जानता था कि ये रचनाएं कौन लिख रहा है। तब जैनेन्द्र जी ने और प्रेमचंद जी ने मिलकर इन्हें अज्ञेय नाम दिया, जो अब तक एक उपनाम के रूप में स्वीकार हो गया है। अज्ञेय जी ने आध्यात्म और दर्शन का बहुत सुंदर अपनी रचनाओं में वर्णन किया है और उसके साथ ही साथ अतीत और वर्तमान के परिवेश का समन्वय लेते हुए उन्होंने मनोवैज्ञानिक रचनाएं भी लिखी हैं। हर घटना को, हर विषय को उनका देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल नया होता था। अद्भुत कला थी उनमें किसी विषय को परखने की।
और उनकी अनेक रचनाओं में से जो सबसे लोकप्रिय रचना है वो है उनकी एक लंबी कविता असाध्य वीणा। हमने पिछली बार देखा था दिनकर जी ने 312 पंक्तियों की लंबी कविता लिखी थी। अज्ञेय जी ने यह कविता 316 पंक्तियों में लिखी है, जो वास्तव में चीन और जापान की एक लोक कथा पर आधारित है। लेकिन अज्ञेय जी की विशेषता इस कविता में यह है कि उन्होंने उस लोक कथा को भी भारतीय परंपरा और संस्कृति में ढाल करके इस कविता की रचना की है। एक चेतनशील समाज के श्रेष्ठ साहित्यकारों में से अज्ञेय जी एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और उनका लक्ष्य था सर्वोदय। व्यक्ति से समाज का और समाज का व्यक्ति से एक स्वतंत्र संबंध स्थापित होना बहुत आवश्यक है। इस बात को उन्होंने ध्यान में रख करके अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को समन्वय का संदेश दिया। तो मित्रों, आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार। दोस्तों, डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने अभी जो आपको परिचय दिया अज्ञेय जी का, वो हिंदी के महान मूर्धन्य साहित्यकार थे और बहुत सारे पुराने लोगों को तो पता होगा, दिनमान करके एक साप्ताहिक आता था, उसके भी वो तंत्री पद पर रह चुके हैं। बड़े विद्वान। उसकी विद्वता की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिटरेचर में होती है। तो आपने उनके बारे में सुना। और फिर कभी हम डॉक्टर मीनाक्षी जोशी के साथ कोई दूसरे साहित्यकार को लाएंगे जिसका आपको वो परिचय देगी। एक और आपको प्रार्थना है, हर दर्शक को प्रार्थना है, हर भाई बहन को प्रार्थना है कि वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा वहाँ ईमेल भी है, हमारा नंबर भी है। आप जब कभी हमसे जुड़ना चाहे, कोई बात करना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे, कोई प्रश्न करना चाहे, तो आपका बहुत हृदय से स्वागत है। तो आज तो इतना ही। फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में एक बार तो आपसे मिले ही मिले। तो कम से कम सप्ताह में एक बार हमारा ये एपिसोड आएगा और आप ज़रूर देखिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए, ताकि आपको जान हो जाए, तो पहचान हो जाए कि भाई इस समय पर जो है वो हमारी चैनल शुरू हो गई है। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।